तो स्वागत है क्लास 10th वालों। मेरा नाम है भागवत लोधी और आप लोग देख रहे हैं ग्रेट कोहेड। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने आपकी साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट 2 वीडियो में बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है। तो यदि आप लोगों ने वो 2 वीडियो देख लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि नहीं देखे हैं तो चैप्टर नंबर फर्स्ट को जरूर देख लीजिएगा और अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, ठीक है। और अभी आप लोग यहाँ पर आ गए हैं चैप्टर नंबर सेकंड पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि हमें वही करना चाहिए जो सबसे पहले हमारे सामने होता है। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं हमारे चैप्टर नंबर सेकंड को। और हमारे चैप्टर नंबर सेकंड का नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण, ठीक है। और इंग्लिश में इनको बोलते हैं एसिड, बेस एंड साल्ट। तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं अम्ल, क्षारक और लवण, ठीक है। तो जैसा कि इस चैप्टर का नाम है वो तीन बेसिकली पार्ट्स हमें दिख रहे हैं। एक हमारा अम्ल के बारे में, एक क्षारक के बारे में, एक लवण के बारे में। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा अम्ल, ठीक है। तो आज हम लोग अम्ल के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अम्ल, जो कि हमारा एसिड, ठीक। तो अम्ल जो है वो इसको हम लोग एसिड बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। जो एसिड है एक्चुअल में ये लैटिन भाषा का शब्द है। किसका? ये लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है खट्टा, ठीक है। जो एसिड है ये लैटिन भाषा का वर्ड है जिसका मतलब होता है खट्टा। तो अम्ल मीन्स बेसिकली क्या होता है? खट्टा, यानी कि जो टेस्ट में कैसा हो, खट्टा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अम्ल के कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। जैसे ये हमारा ऑरेंज हो गया, तो ये भी टेस्ट में थोड़ा सा खट्टा होता है, ठीक है। ये हमारा टमाटर हो गया तो ये भी खट्टा होता है। और ये जो इमली है, ये तो नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आ जाता है ना, बिल्कुल। तो ये जो इमली है बड़ी ही टेस्टी लगती है, खट्टी खट्टी टाइप की है ना। और ये जो हमारा नींबू है ना, और अभी तो वैसे ही हमारे दिन चल रहे हैं नींबू की, तो ये भी थोड़ा हमारा क्या होता है, खट्टा, ठीक है। तो इन सारी चीजों में ये जो हमारा अम्ल है ना, ये पाया जाता है। अम्ल मतलब ये खट्टापन पाया जाता है, ठीक है। और आप लोगों ने कभी देखा है कि जो चींटियां होती हैं, ठीक है, वो कभी कभी आप लोगों को काट लेती हैं, तो आपको ऐसा ना बहुत ही झन्नाट सी महसूस होती है। तो ये वो चींटियां हैं जो आप लोगों को काट लेती हैं। तो ये जो चींटी है ना, जब आपको काटती है तो जो झन्नाहट महसूस होती है, वो पता है किसकी वजह से होती है? इसी अम्ल की वजह से, इसी एसिड या खट्टेपन की वजह से, ठीक है। क्योंकि जो हमारी बॉडी है, जो हमारा शरीर है, उसमें अम्ल की मात्रा एक मतलब एक निश्चित होती है, मतलब फिक्स होती है। और जब हमें चींटी काटती है तो इस चींटी से हमारे शरीर में अम्ल की मात्रा थोड़ी बढ़ जाती है। तो जिस जगह पर ये जो चींटी काटती है उस जगह पर हमें झन्नाहट महसूस होती है और बहुत ही दर्द होता है, ठीक है। और एक पौधा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नेटल। तो ये जो पौधा है ना नेटल, ये आप लोग इसकी नुकीली नुकीली पत्तियां देख पा रहे हैं। ये नुकीली नुकीली पत्तियों में भी यहाँ पर एसिड पाया जाता है, यानी कि अम्ल पाया जाता है। यदि आप लोगों ने कभी इस नेटल के पौधे को देखा हो, इस पर उंगली रखती हो ना, तो जैसे ही अपन लोगों को चींटी काटती है और भन्नाट होती है ना, वैसे ही इस नेटल के पौधे से भी होती है। तो इन सभी चीजों में अम्ल है वो पाया जाता है, ठीक है। और ऊपर की ये जो चार चीजें हैं इनका उपयोग तो हम अपने खाने में भी करते हैं, ठीक है। अभी ऑरेंज खाते हैं, टमाटर खाते हैं, इमली तो बड़ी टेस्ट लेके खाते हैं, और नींबू की बढ़िया शिकंजी पीते हैं हम लोग। तो ये जो ऊपर की चार चीजें हैं जिनको हम लोग खाने में उपयोग करते हैं, इनमें एसिड यानी कि अम्ल पाया जाता है। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो अम्ल क्या है, इसके कौन कौन से गुण हैं। और आप लोग तो बेसिक क्लास 10th में हैं, और आप लोगों के ये सिलेबस में भी है, एग्जाम में भी आना है, तो आप लोगों को तो पता होना ही चाहिए। तो अब हम लोग अम्ल के बारे में और जानकारी इकट्ठा करते हैं और बढ़ते हैं हम लोग अम्ल के बारे में, ठीक है, और आगे। तो यहाँ पर हम लोग अम्ल में सबसे पहले देखेंगे अम्ल के बारे में, अम्ल के भौतिक गुण, ठीक है। तो हमारा अम्ल के बारे में फर्स्ट पॉइंट है अम्ल के भौतिक गुण, ठीक है, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी है। आज हम लोग अम्ल के बारे में वही देख रहे हैं। तो भौतिक गुण, तो ये आप लोगों ने क्लास 9th में कहा बच्चों, ये जो भौतिक गुण है ये आप लोगों ने क्लास 9th में अपनी साइंस की बुक में ये पढ़ा है, ठीक है। ये 9 है ना, जरा एक कर्सा लिख गया, मैं इसको सही लिख दूं। तो ये जो क्या है, ये भौतिक गुण और रासायनिक गुण जो है ना, भौतिक गुण और कौन से रासायनिक गुण, ये आप लोगों ने क्लास 9th में बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिए हैं कि कौन भौतिक गुण कहलाते हैं, कौन रासायनिक गुण, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं अम्ल के भौतिक गुण की। तो भौतिक गुण बेसिकली वो होते हैं जहां पर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है और हमें ये आसानी से पता चल जाते हैं।
तो आइए देखते हैं अम्ल के भौतिक गुण। और यदि आप लोगों ने अभी तक अपनी पेन और कॉपी नहीं निकाली है तो निकाल लीजिए और नोट्स जरूर बनाते जाइए और हेडिंग डालिए अम्ल के भौतिक गुण, ठीक है, या क्वेश्चन भी लिख लीजिए कि अम्ल के भौतिक गुण लिखिए। तो चलिए देखते हैं अम्ल के भौतिक गुण। तो अम्ल का पहला गुण तो आप लोगों को पता ही है कि अम्ल कैसा होता है, खट्टा, ठीक है। तो पहला गुण हो जाएगा अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। चलिए मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, ठीक है। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे, नींबू के जैसे, है ना, इमली के जैसे। दूसरा है हमारा, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। जो अम्ल हैं वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। तो यहाँ पर एक वर्ड आया लिटमस पत्र। कौन सा वर्ड है, लिटमस पत्र। तो ये जो लिटमस पत्र होता है एक प्रकार का सूचक होता है। सूचक मतलब इंडिकेटर। इंडिकेटर जो हमें ये बताता है कि कोई भी पदार्थ है वो अम्ल है या क्षारक। तो जो पदार्थ हमें ये बताता है कि कोई भी पदार्थ है वो अम्ल है या क्षारक, तो वे सब चीजें हमारी क्या कहलाती हैं, सूचक। तो ये जो लिटमस पत्र है वो भी एक प्रकार का सूचक है, ठीक है। अभी मैं आपको आगे वाले सेक्शंस में इस सूचक के बारे में पूरी डिटेल्स जानकारी दूंगा कि ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और इनके कौन कौन से उदाहरण हैं। तो फिलहाल आप लोग यही ध्यान में रखिएगा कि ये जो सूचक है वो एक लिटमस पत्र होता है और बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पर जो लिटमस पत्र है वो एक प्रकार का सूचक है, ठीक है। तो ये क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यानी कि यदि कोई अम्ल होगा तो वो नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देगा, लाल, ठीक है। तीसरा गुण, तो तीसरा गुण है ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। और ये जो प्लस है आप लोग बिल्कुल इसकी टुन्न पर लिखोगे यहाँ पर, ठीक है। ये थोड़ा बीच में लिखा हुआ है, बिल्कुल ऊपर लिखोगे H की मुड़ी पर, बिल्कुल सिर पर। तो ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। यानी कि जब हम किसी अम्ल को पानी में घोलते हैं तो ये H+ आयन देते हैं। H+ आयन मतलब हाइड्रोजन आयन देते हैं, ठीक है। अगला गुण, तो अगला है ये क्षारकों को उदासीन कर देते हैं। मतलब जो क्षारक है ना, ठीक है, ये उनको उदासीन कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई अम्ल है और क्षारक है, यदि हम लोग उनको मिला दें तो ये उसको उदासीन कर देते हैं। उदासीन मतलब ये बिल्कुल न्यूट्रल हो जाते हैं ना, इस पर कोई कोई भी आयन या आवेश नहीं रहता। ये क्या 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 हो जाते हैं, उदासीन। ना तो ये अम्ल रहते हैं ना ये क्षारक होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट, तो अगला पॉइंट है हमारा, इनका पीएच मान 7 से कम होता है। ध्यान रखना कि जो अम्ल होते हैं इनका पीएच मान 7 से कम होता है, ठीक है। जो अम्ल है इनका पीएच मान कैसा होता है, 7 से कम। अब यहाँ पर आप लोगों को ये जो पीएच मान दिख रहा है ये क्या है, तो पीएच मान भी मैं आगे आने वाली सेक्शन में आप लोगों को बताऊंगा कि ये पीएच मान है वो क्या बताता है। तो चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो ये जो पीएच मान है वो ये बताता है हमें कि कोई भी जो अम्ल है वो कितना प्रबल है, या उसकी जो कोई भी पदार्थ है उसकी प्रकृति कैसी है। तो पीएच मान से भी हमें अम्ल का पता चल जाता है। तो जितने भी अम्ल होते हैं, ठीक है, ये इनकी जो क्या कहते हैं इनका पीएच मान है वो कितना होता है, 7 से कम। ध्यान रखना 7 भी नहीं होता है, कितना होता है, 7 से कम, ठीक है। और चलिए देखते हैं, अब इसके देख लेते हैं हम लोग कुछ उदाहरण। तो चलिए कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो ये, तो अम्ल के उदाहरण क्या है, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये तो भैया हमारे कहाँ पाया जाता है, ये हमारे पेट में भी पाया जाता है ना। जो हमारे पेट में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो कि हमें नुकसान करते हैं, तो उनको खत्म करने के लिए हमारे पेट में हमारे आमाशय से निकलता है HCl अम्ल, ठीक है। और लैक्टिक अम्ल और बहुत सारे भी अम्ल हैं, ठीक। तो ये जो अभी मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया है ये सब क्या है, अम्ल के भौतिक गुण, ठीक है। चलिए अब हम लोग अम्ल के बारे में थोड़ी सी और जानकारी इकट्ठा करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर अब देख लेते हैं हम लोग अम्ल के प्रकार। क्या देख लेते हैं, अम्ल के प्रकार, ठीक है। तो बेसिकली अम्ल हैं वो उनको कई तरीके से कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो अम्ल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्रबल अम्ल, एक होते हैं दुर्बल अम्ल, ठीक है। और फिर हम लोग इसको कार्बनिक अम्ल, अकार्बनिक अम्ल, सांद्र अम्ल, तनु अम्ल, ऐसे कई प्रकार में वर्णन कर सकते हैं। बेसिकली जो मेन टाइप के होते हैं वो दो होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, ठीक है। बाकी तो हम लोग कई प्रकार से कर सकते हैं। तो पहले होते हैं हमारे प्रबल अम्ल, ठीक है। दूसरे हमारे कौन से, दुर्बल अम्ल। और तीसरे हमारे सांद्र अम्ल, ये क्या है, सांद्र अम्ल, ठीक है। और चौथे हमारे तनु अम्ल। अब हम लोग देख लेते हैं इनकी डेफिनेशन। तो प्रबल अम्ल,
तो प्रबल शब्द सुन के ना आपको ऐसे नहीं लगता कि दमदार सा शब्द है, और दुर्बल मतलब थोड़ा कमजोर। तो ऐसे अम्ल जो क्या होते हैं, जो दमदार होते हैं, क्या हम लोग उनको प्रबल अम्ल कह देते हैं? अरे नहीं बच्चों, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। देख लेते हैं प्रबल अम्ल तो क्या है। वे अम्ल जो पानी में पूरी तरह से घुल जाते हैं, ठीक है, ऐसे अम्ल जो पानी में पूरी तरह से घुल जाते हैं, यानी कि आयनित हो जाते हैं। यदि हम अम्ल लें और उसको पानी में पूरी तरह से ऐसा घोलें और वो पूरी तरह से घुल जाए, बिल्कुल भी ना बचे, ठीक है, जैसे शक्कर घुल जाती है ना पूरी पानी में, ठीक है, वैसे ही यदि कोई अम्ल है वो पानी में पूरी तरह से घुल जाए तो वो कहलाता है हमारा प्रबल अम्ल, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा प्रबल अम्ल के उदाहरण। तो ये आप लोगों को लिखना पड़ेगा। तो प्रबल अम्ल का जो उदाहरण है वो कौन सा हमारा, एक तो हमारे पेट में पाया जाता है, एक हमारा कौन सा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और दूसरा कौन सा हमारा H2SO4, ठीक है, और तीसरा भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ HNO3 नाइट्रिक अम्ल HNO3। तो ये जो सारे मैंने अभी यहाँ पर लिखे हैं ये हमारे प्रबल अम्ल के एग्जाम्पल है, ठीक है। आप लोग इनको याद कर लीजिएगा कि HCl H2SO4 और HNO3 ये हमारे क्या है, प्रबल अम्ल, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल क्या है भाई साहब, तो वे अम्ल जो पानी में पूरी तरह से नहीं घुलते, यानी कि ऐसे अम्ल जो पानी में पूरी तरह से आयनित नहीं होते, उनको हम लोग दुर्बल अम्ल कहते हैं। तो भाई साहब दुर्बल अम्ल के भी मैं उदाहरण बता देता हूँ, ठीक है, दुर्बल अम्ल के भी उदाहरण। तो दुर्बल अम्ल क्या है भाई साहब, एक तो हमारा लैक्टिक अम्ल। दुर्बल अम्ल मतलब इसके उदाहरण है, एक है हमारा लैक्टिक अम्ल, ठीक है, और दूसरा बोल सकते हैं हम लोग कौन सा, एक चलो मैं ऐसा नाम वाला बता देता हूँ, CH3 और C और OOH, ठीक है। ये जो दोनों हैं ये हमारे दुर्बल अम्ल हैं। मतलब दुर्बल अम्ल मतलब कैसे हैं, ये थोड़े से कमजोर अम्ल हैं, ठीक है, यानी कि ये पानी में पूरी तरह से नहीं घुलते हैं, ठीक। तो इनके उदाहरण आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक और लिख देता हूँ। तो एक और लिखूं तो एक जो ऑक्जेलिक अम्ल है, कौन सा, ऑक्सेलिक, अरे ऑक्जेलिक लिखना है, ये क्या लिख रिया है सर। और बच्चे सोच रहे हैं ये सर ये मास्टर कैसा है, इसको लिखते तो आता नहीं है, हमको पढ़ा लिया है। अरे सॉरी बच्चा पार्टी, अभी लिख देता हूं मैं। एक क्या है हमारा ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्सेलिक अम्ल कौन सा है, ऑक्सेलिक। जरा इंग्लिश वाले इसको ऑक्जेलिक पढ़ते हैं, कोई भी पढ़े हमें क्या उनसे मतलब, ठीक है, हमें तो लिखना है ऑक्सेलिक अम्ल, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी लिखे हैं ये हमारे किसके उदाहरण हैं, दुर्बल अम्ल के। अब सांद्र अम्ल क्या होता है, सांद्र मतलब, अब ये बड़े ही प्यारे अम्ल हैं, ठीक है, इनमें कोई तामझाम नहीं है। तो देखिए जरा सांद्र अम्ल क्या है, ऐसे अम्ल जिनमें अम्ल ज्यादा होता है और पानी कम। मतलब समझना, कोई अम्ल लिया आपने और उसको पानी में घोला, तो मान लीजिए कि आपने उसमें अम्ल ज्यादा मिला दिया और पानी कैसा है, कम, तो वो हमारे कौन कहलाएंगे, सांद्र अम्ल, मतलब गाढ़े हैं, ठीक है, सांद्र मतलब गाढ़ापन। और तनु अम्ल क्या है भाई साहब, ऐसे अम्ल जिनमें अम्ल कम है, मतलब आपकी बार तो हमने अम्ल कम मिलाया और पानी कैसा मिला दिया, ज्यादा, तो हमारे कहलाएंगे कौन से अम्ल, तनु अम्ल। अब इसके कोई उदाहरण नहीं होते हैं, यही अम्ल है बन जाते हैं, कैसे, ये तो हम लैक्टिक अम्ल लो और इसमें कम पानी मिला दो तो सांद्र अम्ल बन जाएगा, और ज्यादा पानी मिला दो तो तनु अम्ल बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग अम्ल को समझते हैं। तो बेसिकली आप लोगों को ये ध्यान रखना है, और ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और इसके आगे भी होते हैं अम्ल के प्रकार, लेकिन वो आपको क्लास 10th में उतने ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, हमारे कौन से, ये प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, ठीक है, और इनके उदाहरण भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक। चलिए देखते हैं आगे और देखते हैं कि हमारे एसिड के बारे में हमारे पास में और क्या क्या जानकारी है, ठीक। तो अभी हम लोगों ने अम्ल के प्रकार देख लिए, और इसके पहले हम लोगों ने देखे थे अम्ल के भौतिक गुण। तो अब हम बात करते हैं अम्ल के रासायनिक गुण की, क्योंकि हमें जो अम्ल है उसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों पता होना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में वे कुछ भी पूछ सकते हैं, भौतिक गुण भी पूछ सकते हैं, रासायनिक गुण भी पूछ सकते हैं। तो वहां पर मैंने अम्ल के 5 भौतिक गुण बताए थे, ठीक है, और रासायनिक गुण भी मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो रासायनिक गुण का मतलब ये होता है कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया होगी, मतलब अभिक्रिया के फलस्वरूप कुछ नया पदार्थ बनेगा। तो पहला है हमारा अम्ल की धातु से क्रिया, मतलब यदि हम कोई अम्ल लें और उसकी धातु से क्रिया कराएं तो क्या होता है,
ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है। तो हमने ले लिया कोई अम्ल और उसको मिला दिया किससे, किसी धातु से। ठीक है, तो यहाँ का तीर कहाँ गया भैया, आजा, आ गया। तो यदि हमने कोई अम्ल लिया और कोई धातु ली, तो उस दोनों को जब हम मिलाते हैं, उनकी क्रिया कराते हैं, तो हमारे पास में लवण बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस है वो निकलती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, कि जब किसी अम्ल की धातु, धातु मतलब जैसे हमारे ये सोना चांदी और ये लोहा एल्यूमिनियम, ठीक ठीक, ये सब जो धातुएं हैं, यदि हम लोग इनके साथ में इनकी क्रिया करा दें किसी अम्ल की, तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब यहाँ पर मैं एक इसका एग्जाम्पल आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, जैसे कोई अम्ल, तो मैंने चलिए अम्ल ले लिया HCl अम्ल। तो HCl अम्ल ले लिया, और यदि मैं इस अम्ल की क्रिया धातु के साथ, धातु मतलब Zn जिंक के साथ करा दूं, कोई भी धातु ले सकते हैं, Zn ले सकते हैं, Fe ले सकते हैं, कोई भी धातु, Rn लोहा, ठीक है। तो HCl अम्ल के साथ मैंने धातु की क्रिया करा दी है, तो लवण बनेगा, यानी कि अपने पास बन जाएगा जिंक क्लोराइड ZnCl2, ठीक है। और प्लस में हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, और ये निकलेगी। ठीक, तो ये कुछ इस प्रकार से अभिक्रिया होगी। तो आप लोग ये समीकरण भी याद रखेंगे। तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि ये समीकरण संतुलित है? तो आप लोग बोलोगे नो सर, ये समीकरण संतुलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 1 है। तो इसको संतुलित करने के लिए हम यहाँ पर कितने का गुणा कर देंगे, 2 का। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन हो गए, तो यहाँ पर 2 क्लोरीन, 1 जिंक है, तो यहाँ पर भी 1 जिंक। तो अब क्या हो गया, ये संतुलित। तो ये यदि आप लोगों को समीकरण संतुलित नहीं आता है करना, तो मैंने इसकी जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, उसका वीडियो नंबर फर्स्ट है, उसमें मैंने किसी भी समीकरण को संतुलित करना बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं, तो ये आप लोगों का फंडा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जब किसी अम्ल की धातु के साथ क्रिया कराते हैं, तो ध्यान रखना कि लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारे पास में चलो कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, चलो ये ले लेता हूँ। तो अम्ल की धातु कार्बोनेट से क्रिया, ठीक है। अब धातु कार्बोनेट मतलब ऐसी धातु जिसके साथ में कार्बन भी जुड़ा हो, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, धातु कार्बोनेट। तो अब यदि हम लोग अम्ल की क्रिया किसी धातु कार्बोनेट के साथ कराते हैं, ठीक है, तो देखते हैं कि अब क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं पहले शब्द समीकरण से। तो ये लिया, अम्ल की क्रिया हमने धातु कार्बोनेट से करा दी, तो भैया तीर आ जा यार। तो ये हमारे पास में लवण बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और साथ में जल भी बनता है। ठीक है, तो जब अम्ल की क्रिया धातु कार्बोनेट के साथ होती है, तो 3 चीजें बनती है, क्या क्या, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अभी लवण क्या है, ये बच्चों आने वाला है, आगे वाली सेक्शंस में। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि अम्ल, क्षारक और लवण। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अम्ल को समझ रहे हैं, फिर हम लोग क्षारक को समझेंगे, फिर हम लोग लवण पे आएंगे। अभी आप लोग समझते जाइए कि जैसे यहाँ पर ZnCl2 है, तो इसको हम लोग लवण कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बारे में हम लोग इसके परिवार के बारे में सब पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है, आगे ही। ठीक, तो चलिए इसका मैं एक थोड़ा सा समीकरण लिख देता हूँ। ठीक है, तो यही अम्ल ले लेता हूँ मैं, कौन सा, मैंने ले लिया HCl अम्ल। ठीक, तो HCl अम्ल ले लिया। धातु कार्बोनेट, तो एक तो हमें धातु चाहिए, तो मैंने ले ली Na2 मतलब सोडियम। ठीक है, 2 इसके परमाणु, मतलब सोडियम धातु के कितने परमाणु ले लिए, 2। अब कार्बोनेट है, तो साथ में हमें क्या चाहिए, कार्बोनेट। तो ठीक है, CO2 ले लिया। अब यदि इनकी क्रिया होती है धातु कार्बोनेट, ये क्या है, धातु कार्बोनेट, तो हमारे पास में लवण बनता है। तो सबसे पहले बनेगा हमारे पास में NaCl, तो ये बन गया हमारे पास में नमक। ठीक है, NaCl मतलब क्या होता है, नमक। कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि CO2, और जल, जल मतलब क्या होता है बच्चों, H2O। तो ये हमारी इतनी सारी चीजें बनेगी। तो अब क्या ये समीकरण संतुलित है मेरे प्यारे बच्चों, बताइए जरा। यहाँ पर H कितने हैं, 2, यहाँ पर H कितना है, 1। तो इसको 2 बनाने के लिए हम लोग यहाँ गुणा करेंगे, इसके आगे। ध्यान रखना कि आप लोग यहाँ गुणा नहीं कर सकते ना इसके बीच में, आप लोगों को ये जो पूरा लिखा होता है इसके आगे गुणा करना पड़ता है। ठीक है, आप लोग इसके नीचे ना ऊपर ना बीच में कहीं गुणा नहीं कर सकते। ठीक, 2 का गुणा कर देंगे तो 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 क्लोरीन हो गए, तो 1 क्लोरीन ये है, तो यहाँ पर 1 क्लोरीन है। ठीक है,
तो इसको हमें 2 करना है, तो 2 हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं आप लोग ही बताइए। इसको 2 क्यों करना है? क्योंकि देखो यहाँ पर क्लोरीन कितना है, 1 है, सॉरी 2 है, क्योंकि 2 का गुणा है तो हाइड्रोजन भी 2 हो गए और क्लोरीन भी कितने हो गए, 2, और यहाँ पर क्लोरीन कितना है, 1। तो इसको 2 करने के लिए इसका गुणा 2 का कर देंगे, आगे करेंगे, ना कि यहाँ ना यहाँ ना कहीं नहीं, आगे करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए Na कितने हो गए, 2, सो यहाँ पर भी Na 2, CO2 है, सो CO2 है, ये सब अपना अब ये क्या हो गया, संतुलित हो गया, ठीक है। अभी भी क्या कोई दिक्कत है अपन लोगों को? हाँ, अभी भी अपने पास में क्या है, थोड़ी सी दिक्कत बा। क्या दिक्कत बा? यहाँ पर ये जो मैंने CO2 लिखा है, सॉरी बच्चों, यहाँ पर CO2 नहीं है, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट होता है वो CO3 होता है, तभी तो मैं कह दिया हूँ कि ये गलत क्यों हो रहा है। यहाँ पर O कितने हैं, 2, और यहाँ पर O कितना है, 1, सो 2 और 1 कितने हो गए, 3, तो यहाँ पर 3 है, सॉरी बच्चों मिस्टेक हो गया था, ठीक है। यहाँ पर कितना है, 3, लेकिन ध्यान रखना बेस में ही लिखना। चलो मैं इसको अच्छे से ही लिख देता हूँ, ये ज़्यादा बड़ा हो गया है, CO3, ठीक। तो ये अब हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो यहाँ पर मैंने अम्ल के 2 रासायनिक गुण बताए, एक तो बताया मैंने अम्ल की धातु के साथ क्रिया, तो हमारे पास में बनता है लवण और हाइड्रोजन गैस निकलती है। फिर बताया मैंने धातु कार्बोनेट से क्रिया अम्ल की, तो लवण बनता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और जल बनता है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए बहुत हैं ये अम्ल के साथ, मतलब अम्ल के रासायनिक गुण, ठीक है। और चलिए देखते हैं अब हमारे पास में अम्ल के बारे में और क्या जानकारी है, ठीक है। तो ये रहा, तो भैया अब है हमारे पास में अम्ल के कुछ प्राकृतिक अम्ल, अम्ल के कुछ प्राकृतिक अम्ल बच्चों, कुछ प्राकृतिक अम्ल, जैसे कि सबसे शुरू में हम लोगों ने बात की थी, ठीक है। शुरू मतलब कहाँ पर, शुरू मतलब मैंने बात की थी बच्चों कहाँ पर, मैंने बात की थी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इन सब में क्या पाया जाता है, इन सब में कोई ना कोई अम्ल पाया जाता है। तो बच्चों अब आप लोग ये बताओ मुझे, क्या ऐसा होगा कि जो संतरे में अम्ल पाया जाता है भाई टमाटर में होगा? नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि दोनों का टेस्ट है वो अलग होता है। अब टमाटर और इमली को देख लीजिए, इनका भी टेस्ट अलग, इमली और इसका देख लीजिए, सबका टेस्ट है वो अलग अलग होता है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि ये जो अम्ल है, जो एसिड है, वो हर इनमें जो पाया जाता है वो सभी में अलग अलग होगा। तो अब जो आगे हम लोग जो चीज समझने वाले हैं वो यही है कि किस में किस प्रकार का अम्ल है वो होता है, ठीक है। और ये नेचुरली पाए जाते हैं प्राकृतिक रूप से। तो आइए देखते हैं, तो यहाँ पर कुछ प्राकृतिक अम्ल में देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक टेबल बना रखी है, यहाँ पर लिख रखा है मैंने क्या, चलिए कलर को चेंज कर लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ ब्लैक, ठीक। तो प्राकृतिक स्रोत मतलब जो प्रकृति से पाए जाते हैं और इसमें पाए जाने वाला अम्ल, मतलब इसमें कौन सा अम्ल है, और प्राकृतिक स्रोत और अम्ल, ठीक है। ये आपकी एनसीईआरटी में भी बना हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए प्राकृतिक स्रोत में सब, मैं पूरी सारणी आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये लीजिए, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास में है सिरका। तो सिरका मतलब क्या होता है, सिरका कुछ इस टाइप का एक बर्तन में हम लोग रखे हुए होते हैं, ठीक है। सिरका क्या होता है, हम लोग इस प्रकार से इसको बर्तन में रखे हुए होते हैं, ठीक। बर्तन में रखे हुए होते हैं मतलब क्या, बर्तन में रखे हुए होते हैं मतलब इसको हम लोग प्रयोगशाला में भी बना सकते हैं, ये हम लोग यूज भी करते हैं कभी कभी खाने में, ठीक है। तो सिरका जो होता है, ठीक है, ये सिरके में पाया जाता है हमारा एसीटिक अम्ल। आप लोगों को ये याद कर लेना है भाई साहब, 100% ये आपके एग्जाम में आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। कैसे हैं, वेरी मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आप लोगों को इसमें कितने भी स्टार लगा लो, ये आप लोगों को याद करने ही करने हैं, क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा क्लास 10th की साइंस का कि जिसमें ये उसने ना पूछे हो। हर एग्जाम में पूछता है कि किस में कौन सा अम्ल है वो पाया जाता है। 1 नंबर में पूछ सकता है, 2 नंबर में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि सिरका जो है इसमें पाया जाता है हमारा एसिटिक अम्ल। जो संतरा है, तो संतरा तो ये होता है, इसमें पाया जाता है सिट्रिक। तो देखिए सा से संतरा और सा से सिट्रिक, ऐसा याद रख लीजिए, सा से संतरा सा से सिट्रिक, तो संतरे में क्या, सिट्रिक। और यहाँ पर भी देखिए इसमें क्या है, सी है, तो सी से सिरका और सी से एसिटिक, एस सी 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 एसिटिक,
ठीक है। तो सिरका में एसिटिक और संतरा में सिट्रिक, तो दो तो याद हो गए। अब इमली, इमली में पाया जाता है टारटारिक अम्ल। तो इमली कैसी होती है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अभी मौसम चल रहा है तो खा लीजिएगा, बड़ा पता चल जाएगा कि ऐसा है। तो इसमें पाया जाता है हमारा कौन सा, टार्टरिक अम्ल। कौन सा, टार्टरिक अम्ल। सिरके में कौन सा अम्ल, सॉरी सॉरी बच्चों, इमली में कौन सा अम्ल, टार्टरिक अम्ल। तो इमली ऐसी टेढ़ी मेढ़ी होती है ना, इमली ऐसी टेढ़ी मेढ़ी होती है, तो इसका नाम भी ऐसा टेढ़ा मेढ़ा टार्टरिक, टेढ़ा मेढ़ा टार्टरिक, टार्टरिक जैसा, ठीक है, ऐसा टर, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। टमाटर, अरे भैया क्या हुआ, बैक आ जाओ भैया। तो ये जो हमारा टमाटर है, क्या है हमारा, टमाटर। तो ये होता है हमारा टमाटर ऐसा लाल गोल मटोल, तो इसका नाम भी ऐसा ऑक्सेलिक अम्ल है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्सेलिक अम्ल, ठीक है। याद रखना है टमाटर में कौन सा अम्ल, ऑक्सेलिक अम्ल। दही या खट्टा दूध, दही हो या खट्टा दूध, उसमें पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। ये बहुत बार पूछा जाता है, ये भी पूछे जाते हैं, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो दही या खट्टे दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। और नींबू, जो हमारा नींबू है, इसमें पाया जाता है सिट्रिक अम्ल, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये जो संतरा है और ये जो हमारा नींबू है, इन दोनों में कौन सा पाया जाता है, सिट्रिक। इसमें भी रस निकलता है, इसमें भी रस निकलता है, ठीक है। तो दोनों में रस निकलता है, चाहे संतरा हो चाहे नींबू हो, दोनों एक जैसे होते हैं गोल मटोल। तो इसमें पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। फिर चींटी का डंक, तो ये जो चींटी होती है कभी कभी तुमको काट लेती हैं, तो इसमें पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल। और नेटल का डंक, तो नेटल मतलब एक जो पौधा है, तो इसमें भी पाया जाता है मेथिनोइक अम्ल। तो चाहे चींटी का डंक हो चाहे नेटल का डंक, इनमें पाया जाता है मेथिनोइक अम्ल, दोनों में, ठीक है। तो इनको आप लोग याद कर लीजिए। और अभी हम लोगों ने अम्ल के बारे में बहुत ही जानकारी इकट्ठा कर ली है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग अपना ये जो लेक्चर है वो बिल्कुल फिनिश करते हैं। और यदि आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों ने अम्ल के बारे में बहुत अच्छी अच्छी जानकारी प्राप्त कर ली होगी, ठीक है। अब हम आने वाला जो हमारा वीडियो है उसमें हम लोग देखेंगे क्षारक के बारे में, और फिर हम लोग देखेंगे आने वाले वीडियो में लवण के बारे में, ठीक है। तो मैं एक एक को थोड़ा सेपरेटली बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सी चीज़ें बता पाऊँ, ठीक है। तो यदि आप लोग यहाँ तक बने हुए हैं तो आप लोगों का बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग अपना ज्ञान इसी प्रकार बढ़ाते रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खुश रहिए।